हेलो दोस्तों, एंजल स्टोरी हब में आपका स्वागत है। पार्ट 4, चैप्टर 16, एंजल ऑफ रीबॉर्न बिलियनर। करीब 11 बजे विराट और काव्या एक साथ एक ऑटो में बैठे कहीं जा रहे थे। उन दोनों के बीच इस वक्त एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। काव्या मुंह फुलाए दूसरी तरफ अपना सर घुमाए सड़क की तरफ देख रही थी, तो वही दूसरी तरफ विराट चुपचाप सामने की सड़क की तरफ देख रहा था। कुछ ही देर बाद वो लोग कनॉट प्लेस के पास ही बने एक 20 मंजिला बिल्डिंग के पास आकर ऑटो से उतर गए। ऑटो से उतरने के बाद विराट ने ऑटो वाले को पैसे दिए और फिर अपने सामने की बिल्डिंग को देखने लगा। ये बिल्डिंग एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, जिसे खरीदने के लिए विराट उसके ओनर के साथ यहाँ एक मीटिंग करने आया था। जब विराट उस बिल्डिंग को देख ही रहा था कि तभी काव्या भी उसके पास आ गई और थोड़ी झल्लाई हुई आवाज में बोली, अब यहाँ क्या खड़े हो, अंदर नहीं चलना है क्या? काव्या के इस रूखे स्वर को सुनकर विराट ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अंदर जाने लगा। विराट को कुछ नहीं कहता देखकर काव्या भी उसके पीछे पीछे उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगी। कुछ ही देर बाद वो लोग उस बिल्डिंग के 8वीं मंजिल पर बने एक मीटिंग रूम में गए। कुछ ही देर में वहां एक 70 साल का बूढ़ा आदमी आ गया। उस आदमी की उम्र भले ही लगभग 70 साल के आसपास की थी, लेकिन वो एकदम फिट नजर आ रहा था। उस आदमी के साथ एक वकील भी आया हुआ था। उस आदमी के आने के बाद विराट और काव्या ने उसे हेलो किया और फिर उसके बाद उनकी मीटिंग शुरू हो गई। कुछ देर तक बात करने और विराट से उसके बारे में कुछ जानने के बाद उस बूढ़े से एक गहरी सांस भरी और फिर बोला, देखो नौजवान, ये बिल्डिंग मेरे बेटे की है और वो पहले इसमें अपनी एक कंपनी चलाता था, लेकिन कुछ महीने पहले मेरे बेटे का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। इसलिए मैं ये बिल्डिंग और अपनी कुछ और भी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। अगर तुम उन प्रॉपर्टीज भी खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मैं उन्हें भी बेचना चाहूँगा। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर विराट के आंखों में चमक आ गई। उसके बाद उस बूढ़े से कुछ देर बात करने के बाद विराट ने उसकी और भी प्रॉपर्टी देखने को कहा। विराट की बात सुनकर उस बूढ़े ने कोई एतराज नहीं जताया और फिर वो लोग उस बूढ़े की गाड़ी में ही बैठकर उस बूढ़े आदमी की और भी प्रॉपर्टीज देखने निकल गए। वो लोग करीब 2 घंटे तक उस बूढ़े की प्रॉपर्टी देखते रहे। विराट ने जब उसकी आधे से अधिक प्रॉपर्टी देख ली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस बूढ़े आदमी की प्रॉपर्टी ऐसे इलाकों में थी, जो विराट के पिछली जिंदगी में दिल्ली का सबसे महंगा इलाका होने वाला था। इस वक्त भले ही उन प्रॉपर्टी की कीमत कुछ खास नहीं थी, लेकिन विराट को अच्छे से पता था कि जिन जगहों पर ये प्रॉपर्टी है वो आने वाले सालों में दिल्ली के रईसों का इलाका होने वाला है। यही सब सच कर विराट ने एक गहरी सांस भरी और फिर इस वक्त के हिसाब से उन प्रॉपर्टी के कीमत का अंदाजा लगाने लगा। वही दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी जो विराट को अपनी सभी प्रॉपर्टी दिखा रहा था, उसके चेहरे पर एक अलग से मायूसी के भाव थे। उन सभी प्रॉपर्टी को उसने अपनी मेहनत के बलबूते अर्जित किया था, लेकिन अपने बेटे के मरने के बाद उसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर विदेश जाना चाहता था। यही सब सोचते हुए उस बूढ़े आदमी ने विराट से कहा, अब बताओ नौजवान, तुम्हें ये प्रॉपर्टी कैसी लगी? विराट के मन में तो इस समय लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि वो इस समय फ्यूचर इमेजिन कर रहा था। लेकिन उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर विराट ने अपने चेहरे पर एक सैड से स्माइल लाते हुए बोला, प्रॉपर्टी तो मुझे आपकी बहुत पसंद आई है, लेकिन एक साथ इतने प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मेरे पास फंड्स की कमी है। विराट की ये बात सुनकर वो आदमी अपनी आंखें तिरछी करके विराट को घूरने लगता है।
कुछ देर तक घूरने के बाद वो अपने वकील से विराट को दिखाई गई सभी प्रॉपर्टी की कीमत बताने के लिए कहता है। कुछ देर तक कुछ कैलकुलेशन करने के बाद उस बूढ़े के साथ आया वकील विराट को एक म्यूचुअल कीमत बताता है, मिस्टर सिंघानिया। इन सभी प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ 240 करोड़ रुपए। उस वकील की बात सुनकर कुछ देर के लिए विराट के कान सुन्न हो जाते हैं। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं होता है कि वो क्या कहे। जो कीमत उस बूढ़े के वकील ने विराट को बताई थी, वो कीमत विराट की उम्मीद से कहीं ज्यादा कम थी। विराट ने सभी प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 500 करोड़ लगाई थी, लेकिन वो वकील उसे सिर्फ 240 करोड़ बता रहा था। यही सोचते हुए वो एक बार फिर से उस वकील को अमाउंट बोलने को कहता है। जब बूढ़ा विराट की ये हरकत देखता है, तो वो अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ कहता है, देखो नौजवान, मुझे आज शाम को ही विदेश के लिए निकलना है और मैं वहां से फिर वापस आऊंगा कि नहीं मुझे भी नहीं पता है। इसलिए मैं जाने से पहले ये सभी बेचना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इन सभी प्रॉपर्टी की कीमत मार्केट रेट से बिल्कुल आधी लगाई है। इसलिए अब तुम बताओ कि क्या तुम ये कीमत भी नहीं दे सकते हो। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर विराट एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने पास से एक चेक बुक निकालता है और फिर उसमें सीधे 240 करोड़ अमाउंट भरकर उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मिस्टर महत्ता, ये लीजिए आपका चेक, अब बाकी की फॉर्मेलिटी आप खुद ही पूरी करवा दीजिए। विराट को सीधे चेक देता देखकर वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम मिस्टर महत्ता था, वो एक हल्की सी स्माइल के साथ विराट को देखते हुए कहता है, मुझे ऐसे क्विक डिसीजन लेने वाले नौजवान बहुत पसंद है। मैं भी अब ये डील फाइनल करता हूँ। उसके बाद वो अपने वकील को तुरंत सभी प्रॉपर्टी की डील के पेपर देने को कहता है। विराट ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने सभी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सभी जरूरी पेपर्स पहले ही तैयार करवा लिए हैं। ये देखकर अब विराट को यकीन हो गया कि सच वो आदमी अपनी सभी जायदाद बेचने के लिए बहुत ही डिस्परेट था। उसके कुछ देर बाद तक कुछ फॉर्मेलिटी हुई और फिर उसके बाद विराट के हाथों में उसकी आज की खरीदे हुए सभी प्रॉपर्टी के पेपर आ गए। सभी फॉर्मेलिटी खत्म होने के बाद विराट ने कुछ पल सोचा और फिर उस बूढ़े के साथ आए वकील से अपने लिए काम करने का ऑफर दिया। विराट की बात सुनकर उस वकील ने कुछ देर तक सोचा और फिर उसने विराट के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल मिस्टर महत्ता के विदेश जाने के बाद उस वकील के एक बड़े क्लाइंट उससे दूर हो जाते और ऐसे में जब उसे आगे से एक बड़े क्लाइंट का ऑफर आ रहा था, तो उसने मना करने की कोई जरूरत नहीं समझी। कुछ देर बाद वो सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। आज पूरे दिन काव्या विराट के साथ ही हर जगह गई थी, लेकिन उसने सुबह से ही विराट से कोई बात नहीं की थी। काव्या के इस नाराजगी और उसकी खामोशी को विराट अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद जब वो दोनों विराट के घर पहुंच गए तो घर के अंदर जाने के तुरंत बाद काव्या अपने कमरे की तरफ जाने लगी। काव्या को जाते देखकर विराट ने एक गहरी सांस भरी और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। विराट के ऐसा करने के कारण काव्या का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में उस चिल्लाते हुए बोली, क्या है? काव्या को ऐसे चिल्लाते देखकर विराट उसके सामने अपने कान पकड़कर एक क्यूट सी स्माइल के साथ उसके तरफ देखने लगता है। विराट की इस हरकत पर काव्या कुछ और नहीं कहती और फिर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। काव्या को फिर से जाता देखकर विराट ने एक गहरी सांस ली और फिर उससे बोला, काव्या मेरी बात तो सुन, मुझे नहीं पता था कि मुंबई दादाजी मुझे शादी करने के लिए बुला रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाता मुंबई।
विराट की ये बात सुनकर काव्या अपनी जगह पर ही रुक गई और फिर वो पीछे मुड़ी और फिर विराट की तरफ देखते हुए बोली, जब तुझे पता चली तब भी तो तू मुझे बता सकता था ना कि तू शादी करने वाला है। लेकिन नहीं, तूने तो मुझे बिना बताए ही शादी कर ली। काव्या की ये बात सुनकर विराट ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, तो क्या अगर मैं तुझे बताकर शादी करता तो तू गुस्सा नहीं होती? विराट की इस बात को सुनकर काव्या तपाक से बोली, और नहीं तो क्या। अगर तू मुझे बताकर शादी करता तो मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं होती, बल्कि मैं तो खुद तेरी शादी में भांगड़ा करने आ जाती। काव्या की ये बात सुनकर विराट हैरानी से उसे देखते हुए बोला, इसका मतलब तुझे मेरे शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? विराट की इस बात को सुनकर काव्या अपना मुंह बनाते हुए बोली, भला तेरी शादी से मुझे क्या प्रॉब्लम? ये कहकर काव्या थोड़ी देर रुकी और फिर कुछ सोचते हुए विराट की तरफ घूरते हुए बोली, कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा है न कि मुझे तुझसे प्यार व्यार हो गया है और मैं तेरी शादी से खुश नहीं हूँ? काव्या का ये सवाल सुनकर विराट बिना देर किए अपना सर हाँ में हिला देता है। विराट को हामी भरते देख काव्या कुछ देर तक विराट को हैरानी से देखती है और फिर खिलखिलाकर हंसने लगती है। चैप्टर 17 एंजल ऑफ रीबॉर्न बिलियनर। जब काव्या विराट से ये सवाल पूछी कि क्या वो ये तो नहीं समझ रहा है कि कहीं उसे उससे प्यार हो गया है इसलिए वो उससे गुस्सा है। काव्या का ये सवाल सुनकर विराट ने हाँ में अपना सर हिला दिया। विराट को अपनी बात पर हामी भरते हुए देखकर काव्या ने अपना सर पीट ली और फिर वो हंसने लगी। काव्या को ऐसा करते देखकर विराट कंफ्यूज हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर तक हंसने के बाद काव्या ने एक गहरी सांस भरी और विराट के सामने के सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके बैठने के बाद विराट भी उसके सामने ही बैठ गया। बैठने के बाद काव्या ने एक गहरी सांस भरी और फिर वो विराट से बोली, देख विराट, इस बात की तो तू टेंशन ले ही ना कि मुझे तुझसे या किसी से भी प्यार हो सकता है। मैं एक आजाद पंछी की तरह रहना चाहती हूँ। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, विराट तुझे पता है मैं जिस फैमिली से आती हूँ वो इस देश की जानी मानी फैमिलीज में से एक है। लेकिन मुझे अपनी फैमिली का एक मेंबर भी पसंद नहीं है। वो सब किसी रोबोट की तरह पैसों के तरफ भागते हैं। काव्या की ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद जब विराट को कुछ नहीं समझ आया तो उसने काव्या से ही पूछा, ऐसी भी कौन सी फैमिली से आती है तू जो पैसों की तरफ इतना भागते है? विराट की ये बात सुनकर काव्या ने एक गहरी सांस भरी और फिर बोली, विराट तूने रायजादा ग्रुप्स ऑफ कंपनी के बारे में सुना है? काव्या का ये सवाल सुनकर विराट कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद भी जब विराट को इस फैमिली के बारे में कुछ याद नहीं आता है तो वो अपना सर ना में हिला देता है। विराट को ना में अपना सर हिलाते देखकर काव्या अपनी आंखें छोटी किए विराट को घूरने लगती है। उसके बाद वो एक गहरी सांस भरती है और फिर बोलती है, रायजादा फैमिली मुंबई की फेमस फैमिलीज में से एक थी और इस देश के अधिकतर समुद्री बिजनेस पर उनका ही कंट्रोल था। रायजादा फैमिली के हेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। काव्या की ये बात सुनकर विराट कुछ देर सोचता है और फिर जाकर उसे इस बारे में याद आ जाता है। और फिर वो चौंकते हुए बोलता है, कहीं तू उन्हीं रायजादा फैमिली की तो बात नहीं कर रही है ना जो पिछले 3 महीने पहले बैंकरप्ट हो गई थी और उनकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी गई थी? विराट की ये बात सुनकर काव्या ने अपना सर हाँ में हिला दी। काव्या को हामी भरता देखकर विराट कंफ्यूज होते हुए बोला, लेकिन रायजादा फैमिली से तेरा क्या लेना देना है? विराट की ये बात सुनकर काव्या एक लंबी सांस भरती है और फिर बोलती है, मैं रायजादा फैमिली की नाजायज औलाद हूँ।
काव्या के मुंह से ये बात सुनते ही विराट हैरानी से उसे देखने लगा। उसके बाद विराट कुछ और सवाल करता उससे पहले ही काव्या ने उससे कहा, अब ये सब बातें छोड़ो और तुम अब मुंबई के लिए निकलो, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। काव्या ने ये बात भले ही बड़े ही मामूली तरीके से कही थी, लेकिन विराट को उसकी बातों में कहीं ना कहीं तानों की महक आ रही थी। इसलिए उसने अब काव्या से और सवाल ना करते हुए एक गहरी सांस भरी और फिर काव्या से बोला, अभी मेरे जाने में टाइम है, तब तक तू मेरे साथ चल, मुझे लॉयर के पास जाकर अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। विराट की इस बात को सुनकर काव्या अपना सर हिलाती है और फिर वो लोग लॉयर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। करीब आधे घंटे बाद वो लोग रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर विराट का कर्ट लॉयर अजित बेनीवाल, जिसे विराट ने आज ही हायर किया था, वो पहले से ही मौजूद था। करीब आधे घंटे तक कुछ लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद विराट ने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। विराट ने जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, उस कंपनी का नाम डायमंड ग्रुप्स ऑफ कंपनी के नाम से करवाया था। ये नाम विराट ने फ्यूचर को ध्यान में रखकर करवाया था। दरअसल उसने सोच रखा था कि धीरे धीरे वो अलग अलग फील्ड में अपनी कंपनी शुरू करता रहेगा और उसकी सभी कंपनी डायमंड ग्रुप्स ऑफ कंपनी के अंदर ही रहेगी। यही सब सोचते हुए उसने अपने लॉयर से हाथ मिलाया और फिर काव्या के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस से निकलकर घर के लिए चल पड़ा। इस वक्त वो लोग पैदल ही घर की ओर जा रहे थे, क्योंकि इस वक्त 4 बज रहे थे और वहां आसपास कोई भी ऑटो या रिक्शा नहीं दिख रहा था। पैदल चलते हुए ही विराट काव्या से पूछता है, काव्या तुझे ड्राइविंग आती है? विराट के इस सवाल पर काव्या ने अपना सर हाँ में हिला दी। काव्या का ये जवाब सुनकर विराट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर वो कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक ऑटो लेता है और फिर एक गाड़ी कार की शोरूम की तरफ चल दिया। विराट को अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव के कारण याद था कि 2003 में ऑडी A4 सीरीज की सेडान कार बेहद फेमस थी, इसलिए उसने वो कार खरीदने के लिए ही ऑडी के शोरूम में जा रहा था। कुछ ही देर में वो लोग गाड़ी के शोरूम में पहुंच गए। वो शोरूम एक नई शोरूम थी, जो करीब 6 महीने पहले ही शुरू की गई थी और उस शोरूम में कई कंपनियों के अलग अलग मॉडल की गाड़ियां मिलती थी। वहां पहुंचने के बाद विराट और काव्या दोनों अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन्हें एक सेल्समैन मिला जो उन्हें 2003 के समय की फेमस गाड़ियां दिखाने लगा। उस सेल्समैन ने सबसे पहले एक मारुति सुजुकी कार दिखाई जो उस वक्त बहुत फेमस थी और कई अमीर लोग उस गाड़ी में बैठना शान समझते थे। लेकिन उन गाड़ियों को देखकर काव्या बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी फैमिली में ऐसी बहुत सी गाड़ियां देखी थी। लेकिन विराट उन गाड़ियों को देखकर अपनी पिछली जिंदगी की कुछ पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में जब उसने सबसे पहले अपने लिए गाड़ी खरीदी थी, तो वो इसी मॉडल की एक मारुति सुजुकी कार थी। यही सब सोचते हुए विराट ने उस सेल्समैन से सीधे ही कहा, देखो मुझे ये सब कचरा मत दिखाओ, मुझे अभी का लेटेस्ट मॉडल दिखाओ। विराट की बात सुनकर वो सेल्समैन जो कब से विराट और काव्या को गाड़ियां दिखा दिखा कार थक चुका था, वो झल्ला गया और फिर उसने उन दोनों को साथ लेकर सीधे ही शोरूम के विप सेक्शन में चला गया। वहां जाने के बाद उसने उस वक्त की विप कारों को उन्हें दिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद विराट की नज़र विप सेक्शन में बीचों बीच रखी एक कार पर पड़ी, जो ऑडी का वही मॉडल था जो मॉडल विराट को चाहिए था। ये देख कार विराट के आंखों में एक चमक आ गई और फिर उसने उस सेल्समैन से उस कार की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे वो कार दिखाओ।
विराट का इशारे की तरफ देख कार उस सेल्समैन ने अपना सर हिलाया और फिर विराट को उस कार की तरफ ले गया। कुछ ही देर बाद विराट ने एक बार उस कार की टेस्ट ड्राइव ली और फिर उसी मॉडल की एक दूसरी कार को काव्या के लिए सेलेक्ट करके उसे भी टेस्ट ड्राइव करने को बोला। कुछ ही देर बाद काव्या भी उस कार की टेस्ट ड्राइव करके वापस आ गई। काव्या के वापस आने के बाद विराट ने उस सेल्समैन की तरफ देखते हुए ऑडी A4 मॉडल की सेडान की 2 कारें, एक लाल और एक सफेद को खरीदने की बात कही। विराट की बात को सुनकर उस सेल्समैन के चेहरे की झल्लाहट की जगह खुशी दिखाई देने लगी। उसके बाद वो जल्दी से कैश काउंटर के पास जाकर विराट की खरीदी गई गाड़ियों के पेमेंट और उसके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस शुरू करवा दिया। कुछ देर बाद ही विराट ने अपने जेब से चेक बुक निकाला और फिर उसमें अमाउंट भरकर दोनों गाड़ियों का पेमेंट कर दिया। कुछ ही देर बाद उन गाड़ियों की चाबी विराट के हाथों में आ गई। उसके बाद उसने लाल कलर वाली गाड़ी की चाबी काव्या के हाथ में दी और फिर वो दोनों अपनी अपनी गाड़ियां लेकर शोरूम से निकल गए। इस समय काव्या के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसे विराट का उसे गाड़ी देना बहुत ही अच्छा लगा था। शोरूम से निकलने के बाद विराट मॉडल टाउन की तरफ चला गया। मॉडल टाउन जाने के बाद उसने एक आलिशान विला के पास आकर अपनी चमचमाती ब्लैक कार को रोका और फिर काव्या के आने के इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में काव्या की कार भी वहां आ गई। वहां आने के बाद विराट ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, काव्या तुम कंपनी के काम के साथ साथ जरा इस विला की भी साफ सफाई करवा देना। विराट की ये बात सुनकर काव्या उसे कन्फ्यूजन भरी नजरों से देखने लगी। काव्या को ऐसे खुद को देखते देखकर विराट ने एक गहरी सांस भरी और काव्या को एक्सप्लेन करते हुए बोला, देखो ये विला आज ही मैंने मिस्टर महत्ता से खरीदा है और अब मैं यही रहने वाला हूँ। विराट की ये बात सुनकर काव्या ने अपना सर हिला दी। उसके बाद विराट ने उसे कुछ दूरी पर बने एक 2 मंजिला बंगले की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम उस बंगलों को भी साफ करवा देना और जब भी तुम्हारा मन हो तुम यहाँ शिफ्ट हो सकती हो। विराट की ये बात सुनकर काव्या दंग रह गई। चैप्टर 18 एंजल ऑफ रीबॉर्न बिलियनेयर। मॉडल टाउन पहुंचने के बाद विराट ने काव्या से एक विला की साफ सफाई करवाने को कहा और साथ ही में उस विला से कुछ दूरी पर स्थित एक बंगले की भी साफ सफाई करवाने को बोला। जब काव्या ने उससे इसका कारण पूछी तो विराट ने उसे बताया कि वो अब मुंबई से वापस आने के बाद इसी विला में रहेगा और उस बंगले में काव्या जब भी मन हो शिफ्ट हो सकती है। विराट की इस बात को सुनकर कुछ देर के लिए काव्या हैरान हो गई। लेकिन फिर से याद आया कि अब विराट की शादी हो चुकी है, इसलिए वो एक साथ उसके साथ नहीं रह सकता है। ये याद आते ही काव्या थोड़ी मायूस हो गई। उसके बाद उसने मायूसी भरे चेहरे के साथ ही विराट की बात पर हामी भरी। उसके बाद विराट ने अपनी नई कार उस विला के पार्किंग में ही पार्क कर दिया और फिर काव्या की कार में उसके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। कुछ देर बाद काव्या ने विराट को एयरपोर्ट पर ड्रॉप की और फिर घर के लिए निकल गई। काव्या के जाने के बाद विराट भी एयरपोर्ट के अंदर चला गया। रात के 9:30 बजे मुंबई सिंघानिया मेंशन के सभी मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठे हुए थे। वही तारा 2 मेड्स के साथ मिलकर सभी को डिनर सर्व कर रही थी। सभी को डिनर सर्व करते हुए तारा मन ही मन बोल रही थी, विराट ने तो कहा था कि वो डिनर के पहले आ जाएगा, लेकिन अब तो सब डिनर स्टार्ट भी करने वाले हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। यही सोचते हुए तारा अपना काम कंटिन्यू रखती है। वही तारा के जैसा ही हाल इस वक्त अजय जी का था। विराट के इंतजार में उनकी नजर बार बार डाइनिंग रूम के दरवाजे के तरफ जा रही थी। जब सभी डिनर स्टार्ट करने ही वाले थे,
कि तभी फैमिली हेड की चेयर पर बैठे वीरेंद्र सिंघानिया की नज़र अपने पास की 2 चेयर्स पर गई जो खाली थी। फिर उन्होंने सभी मेंबर्स की तरफ नजरें घुमाई और फिर एक गहरी सांस लेने लगे। इस समय वहां पर सिर्फ 2 मेंबर विराट और वंश के अलावा सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर्स मौजूद थे। ये देखकर वीरेंद्र सिंघानिया जी ने सीधे ही तारा से सवाल किए, तारा बेटा, विराट कहाँ है? सुबह से दिखा नहीं है। वीरेंद्र सिंघानिया के इस सवाल सुनते ही तारा सोच में पड़ गई कि वो उनकी बात का क्या जवाब दे। लेकिन बहुत सोचने के बाद जैसे ही वो कुछ बोलने को हुई कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई, दादाजी मैं यहाँ हूँ। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे से विराट अपने एक पीठ पर एक बैग लिए डाइनिंग रूम में ही आ रहा था। अंदर आने के बाद उसने अपने पीठ पर लिया बैग साइड में रखा और फिर वीरेंद्र सिंघानिया जी के दूसरे बगल के चेयर पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही वीरेंद्र जी ने उससे सवाल किए, विराट, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो और आज दिन में कहीं दिखे क्यों नहीं? वीरेंद्र जी का ये सवाल सुनकर विराट एक थकावट भरी मुस्कान के साथ बोला, दादाजी, वो मैं दिल्ली गया था, कुछ इम्पोर्टेंट काम से, इसलिए आने में देरी हो गई। विराट के इतना कहते ही तारा और अजय जी के अलावा सभी हैरान हो गए। कुछ देर की हैरानी के बाद सभी ने अपना डिनर शुरू कर दिया। कुछ देर तक डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। विराट ने भी डिनर करने के बाद अपना बैग लिया और फिर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद उसने अपना बैग सोफे पर रखा और फिर सीधे बाथरूम में शॉवर लेने चला गया। कुछ देर बाद जब वो नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो वो बहुत फ्रेश फील करने लगा। दरअसल दिन भर की भागा दौड़ी के बाद विराट बहुत थका थका फील कर रहा था, इसलिए वो कमरे में आते ही सबसे पहले नहाने के लिए चला। उसके बाद विराट बॉक्सर पहने ही बेड पर जाकर लेट गया और फिर अपनी आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। विराट ने अभी अपनी आंखें बंद ही की थी कि तभी कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर विराट दरवाजे की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरे तरफ दरवाजे के खुलते ही बाहर से तारा अंदर आई। इस समय उसने एक हरे रंग की सिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। उन्हीं खुले बालों को एक जुड़े में बांधते हुए वो कमरे के अंदर आई। कमरे के अंदर आने के बाद उसने एक नज़र बेड पर शर्ट लेस लेते विराट की तरफ देखी और फिर बिना कुछ बोले वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में जाते समय उसने अलमारी से एक कपड़ा भी निकाल कर ले गई। उसके जाने के कुछ देर बाद तारा एक डार्क ब्लू रंग की नाइट गाउन पहने वॉशरूम से बाहर आई और फिर एक नज़र बेड पर सोते विराट की तरफ देखी। उसे देखकर तारा ने एक गहरी सांस भरी और फिर बेड से एक पिल्लो लेकर सोफे की तरफ जाने लगी। तारा सोफे के पास जा ही रही थी कि तभी विराट ने धीरे से बोला, तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो, बेड बहुत बड़ा है, यहाँ पर तुम्हारे साइज की 4-5 लड़कियां तो आराम से सो सकती है। विराट को इस बात को सुनकर तारा पीछे मुड़कर विराट को घूरने लगी। उसके ऐसे घूरने के कारण विराट ने अपना मुंह बंद कर लिया और फिर आंख बंद करके सो गया। वहीं दूसरी तरफ तारा जो अभी भी बेड के पास खड़ी थी, वो एक गहरी सोच में थी। कुछ देर तक विराट की बातों के बारे में सोचकर उसने एक गहरी सांस भरी और फैसला किया कि वो बेड पर ही सोएगी। दरअसल पिछले दिन अपनी शादी वाले रात जब वो सोफे पर सोई थी, तो दूसरे दिन उसके पीठ में दर्द शुरू होने लगा था। इसलिए जब आज विराट ने सामने से उसे बेड पर आने के लिए कहा था, इसलिए वो इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। उसके बाद तारा ने एक गहरी सांस भरी और फिर बेड के पास जाकर बेड पर बीचों बीच तकियों की एक दीवार बना दी।
तकियों का दीवार बनाने के बाद उसने एक चैन की सांस ली और फिर वो बेड के दूसरी साइड में सो गई। अगली सुबह जब तारा की नींद खुली तो उसने अपनी आंखें खोली और फिर आसपास देखने लगी। वो उठी ही थी कि उसे अपने सर के नीचे कुछ बेहद हार्ड महसूस हुआ। ये महसूस करते ही जब उसने अपनी नजरें घुमाकर देखी तो वो कुछ देर के लिए हैरान हो गई। उसने जो अपने और विराट के बीच तकियों की दीवार बनाई थी, वो सभी तकिए जमीन पर बिखरे हुए थे और खुद तारा विराट के पेट पर अपना सर रखकर सो रही थी। जब तारा ने विराट की तरफ नजरें घुमाकर देखी तो उसने देखा कि विराट जगा हुआ है और लगातार अजीब नजरों से उसे ही देखे जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विराट ने देखा कि तारा जग गई है, तो वो उसे ताने मारते हुए बोला, तुम तो कल तकियों की दीवार बनाकर सोई थी ना, तो अब वो दीवार कहाँ गया और तुम मेरे बॉडी पर क्या कर रही हो? विराट की इस बात को सुनकर तारा शर्मिंदा हो गई। फिर अचानक से उसे कुछ सूझा और फिर उसने तुरंत ही आगे बढ़कर विराट के सीने पर अपने दांतों से काटी और फिर अगले ही पल बेड से उठकर बाथरूम में भाग गई। वहीं दूसरी तरफ विराट तारा की इस हरकत से एकदम शॉक में चला गया था। कुछ देर की हैरानी के बाद एकदम से विराट के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और फिर उसने अपने सीने पर उस जगह पर देखा जहां अभी अभी तारा ने बाइट किया था। विराट के सीने के उस हिस्से का रंग गहरा लाल हो गया था और वहां पर साफ साफ दांतों के निशान नजर आ रहे थे। ये देखकर वो तारा के बाथरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम के अंदर गई तारा इस वक्त गहरी सांस ले रही थी। कुछ देर तक गहरी गहरी सांस लेने के बाद उसने बाथरूम में लगे मिरर के तरफ देखी और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके बाद वो फ्रेश होने और नहाने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विराट अपने सीने पर एक ऑइंटमेंट लगा रहा था। ऑइंटमेंट लगाने के बाद वो तारा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम में नहा रही तारा को अचानक याद आता है कि वो जल्दी जल्दी में टॉवल लेकर नहीं आई है। ये याद आते ही वो थोड़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद वो जल्दी से शॉवर बंद करके वॉशरूम के दरवाजे के पास आती है, धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर देखने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दरवाजा के साइड में ही खड़ा विराट जब देखता है कि बाथरूम का दरवाजा हल्का खुला है तो एकदम से बाहर से दरवाजे को खोलते हुए सीधे अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो सबसे पहले दरवाजे से सटकर खड़ी तारा से टकराता है। विराट के टकराने के कारण तारा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जैसे ही गिरने को होती है कि तभी विराट उसे अपने मजबूत हाथों से उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे थाम लेता है। जैसे ही तारा को महसूस होता है कि वो नीचे नहीं गिरी है, तो वो एक राहत की सांस लेती है। लेकिन तभी उसे अपने सामने विराट का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है और फिर उसे अपनी सिचुएशन का ध्यान होता है। तारा इस वक्त सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में है और साथ ही साथ विराट के बाहों में भी थी। ये सब देखते ही तारा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वहीं जब विराट तारा को ऐसे शर्म से लाल होते देखता है तो वो उसे अपने और भी करीब खींचते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने लेकर जाता है और फिर बड़े ही सेडक्टिव टोन में कहता है, मिसेज सिंघानिया, अब तुम कहाँ जाओगी? विराट के इस बात को सुनते ही तारा का लाल चेहरा और भी लाल हो जाता है और फिर वो अपनी नजरें विराट से चुराने लगती है। तारा को ऐसे शर्माता देखकर विराट के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर वो तारा के चेहरे की तरफ अपना चेहरा ले जाने लगता है। चैप्टर 19 एंजल ऑफ रीबॉर्न बिलियनेयर। जब विराट तारा की तरफ अपना चेहरा बढ़ा ही रहा होता है कि तभी तारा एकदम से अपने नाखून विराट की बॉडी में चुभाते हुए उससे दूर जाने की कोशिश करने लगती है।
लेकिन तारा की इस हरकत से विराट और भी मदहोश हो जाता है और फिर वो एकदम से अपने होंठ तारा के होठों पर रखकर उसे चूमने लगता है। विराट के ऐसा करते ही तारा बिल्कुल फ्रिज हो जाती है और फिर विराट से छूटने की कोशिश करने लगती है। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो विराट के मजबूत पकड़ से बाहर नहीं आ पाती है और फिर हार मानकर खुद को विराट की बाहों में ढीला छोड़ देती है। कुछ देर तक तारा के पंखुड़ियों जैसे मुलायम होठों को चूमने के बाद विराट तारा को पलटता है और फिर उसके गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। विराट उसे गर्दन पर किस करते हुए कहीं कहीं बाइट भी किए जा रहा था, जिस कारण से तारा के आंखों के कोने से एक छोटी सी बूंद निकलकर उसके गालों से नीचे लुढ़कते हुए विराट के हथेली पर जा गिरी। जैसे ही उस बूंद की ठंडक का एहसास विराट को हुआ तो वो एकदम से रुक गया और फिर तारा को अपनी तरफ पलट लिया। अपने तरफ पलटते ही विराट ने देखा कि इस समय तारा ने अपने होंठ भींचे हुए हैं और उसके दोनों आंखों के कोनों से आंसू के बूंद लगातार उसके गालों से होते हुए नीचे लुढ़क रहे थे। तारा की ये हालत देखकर एकदम से विराट को उसकी गलती का एहसास हुआ और फिर वो बिना कुछ बोले बाथरूम से निकल गया। बाथरूम से निकलने के बाद उसने एक टॉवल धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दे दिया और फिर कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर जाने के बाद वो सीधे मेंशन में बने जिम में चला गया और वहां पर वर्कआउट करते हुए खुद पर आ रहा गुस्सा निकालने लगा। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम में मौजूद तारा विराट के जाने के कुछ देर बाद फिर से शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। उस वक्त उसके आंखों से निकल रहे आंसू उसके बॉडी पर गिर रहे पानी से मिलकर नीचे गिर रहे थे। कुछ देर तक शॉवर के नीचे खड़े रहने के बाद तारा ने शॉवर बंद की और फिर कुछ देर बाद वो वॉशरूम से टॉवल लपेटे बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसने अलमारी से एक डार्क ग्रीन कलर की साड़ी निकालकर उसे पहनने लगी। कुछ देर बाद अच्छे से तैयार होने के बाद वो कमरे से निकलकर नीचे चली गई। तारा के कमरे से जाने के करीब 1 घंटे बाद विराट कमरे के अंदर आया। कमरे के अंदर आने के बाद सबसे पहले उसने पूरे कमरे में चेक किया कि कहीं तारा अभी कमरे में तो नहीं है। जब वो पूरी तरह श्योर हो गया कि तारा कमरे में नहीं है, तो उसने एक चैन की सांस ली और फिर वो एक टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। विराट के बाथरूम में जाने के कुछ देर बाद तारा कमरे में आई। कमरे में आने के बाद उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है और बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही है। ये देखकर तारा बेड की साइड टेबल से अपना फोन उठाए और फिर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद विराट नहाकर बाथरूम से बाहर आया। उसने अभी सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। उसके बाद उसने अपने अलमारी से कुछ कपड़े निकाले और फिर तैयार होने लगा। कुछ देर बाद जब विराट तैयार होकर नीचे आया तो उसने नेवी ब्लू शर्ट के साथ ग्रीन पैंट और ब्लेजर पहना हुआ था। आज विराट बाकी दिनों से बिल्कुल अलग लग रहा था। दिल्ली में वो अक्सर डेनिम जीन्स और टी शर्ट ही पहना करता था, लेकिन आज उसे सिंघानिया कॉर्पोरेशन जाना था, जिस कारण से वो फॉर्मली ड्रेस अप हुआ था। नीचे आने के बाद विराट सीधे डाइनिंग रूम में चला गया। डाइनिंग रूम में विराट, वंश और वमिका के अलावा सभी लोग मौजूद थे। वंश तो वैसे भी कई दिनों से घर नहीं आया था, इस हिसाब से वहां पर विराट और उसकी छोटी बहन वमिका के अलावा सभी लोग मौजूद थे। जैसे ही वो अंदर आया तो उसके नाक में किसी चीज की बेहद ही तेज खुशबू गई। उस खुशबू को महसूस करते ही विराट चहकते हुए आंचल जी से बोला, मम्मा, क्या आपने मूंग दाल का हलवा बनाया है? विराट की इस बात पर वहां बैठी आंचल जी मुस्कुरा दी। फिर वो विराट से बोली, पता नहीं तेरी नाक में कौन सा मशीन लगा हुआ है, जो तू खाने की इतनी अच्छी और सही पहचान सिर्फ सूंघ कर ही लगा लेता है।
आंचल जी की इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे। दरअसल विराट बचपन से ही खाने का बहुत शौकीन था और वो सिर्फ खाने की खुशबू से ही बता देता था कि क्या बना है। जब विराट ने आंचल जी की बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए पीछे से उन्हें हक करते हुए बोला, मम्मा आप खाना या मूंग दाल का हलवा बनाती ही इतना टेस्टी है कि मुझे तुरंत पता चल जाता है। विराट की इस बात पर आंचल जी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, लेकिन बेटा आज मैंने कुछ नहीं बनाया, बल्कि आज मेरी बहू तारा ने बनाया है। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी और उसने ही आज मूंग दाल का हलवा और बाकी की चीजें बनाई है। आंचल जी की बात सुनकर विराट चुप हो गया। फिर उसने एक नजर तारा की तरफ देखा, जो अजय जी को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। ये देखकर उसने एक गहरी सांस भरी और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अपनी सीट पर बैठने के बाद वो चुपके से तारा की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद तारा ने 2 मेड्स की मदद से सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। उसके बाद सभी ने ब्रेकफास्ट शुरू किया। शुरू करने के बाद विराट की बड़ी मम्मी को छोड़कर सभी के मुंह से ही तारा की तारीफ निकलने लगी। सभी लोगों को तारा का बनाया मूंग दाल का हलवा और बाकी की डिशेस बहुत ही टेस्टी बनाई थी। विराट तो बिना किसी और चीज को हाथ लगाए सिर्फ हलवा ही खाए जा रहा था। कुछ देर के बाद जब सभी ने ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया तो विराट की बड़ी मम्मी तारा से बोली, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन छोले में नमक बहुत ज्यादा हो गया था। मेरा तो मुंह एकदम नमकीन हो गया है। उनकी बात सुनकर विराट और तारा के सिवा सभी लोग उन्हें घूरने लगे। तभी वीरेंद्र जी ने तारा को अपने पास बुलाते हुए बोले, तारा बेटा, इधर आओ। वीरेंद्र जी के बुलाने पर तारा चुपचाप वीरेंद्र जी के पास जाकर खड़ी हो गई। तारा के पास आते ही वीरेंद्र जी ने तारा को अपने जेब से एक चाबी का गुच्छा देते हुए बोले, तारा बेटा, जरा मेरे कमरे की अलमारी में रखी लाल फाइल और उसके साथ रखा लोहे का बॉक्स लेकर तो आओ। वीरेंद्र जी की बात सुनकर तारा कुछ देर के लिए हैरान हो गई। उसके बाद वो बिना कोई सवाल किए वो चाबी लेकर वीरेंद्र जी के कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद विराट की बड़ी मम्मी वीरेंद्र जी से बोली, पापा जी, आपने तो कभी मुझे या आंचल को तो अपनी अलमारी को छूने तक नहीं दिया और ये कल की आई लड़की को अपने अलमारी की चाबी देकर सामान मंगा रहे हैं। जब वीरेंद्र जी ने विराट की बड़ी मम्मी की बात सुने तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी नाराजगी आ गई और फिर वो उन्हें वैसे ही घूरते हुए बोले, बड़ी बहू, अगर तुम मुझे बता दो कि वंश कब तक वापस आएगा तो मैं जरूर तुम्हें इसलिए बात का जवाब दे दूंगा। वीरेंद्र जी की ये बात सुनकर अजय जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो वही दूसरी तरफ विजय जी और उनकी पत्नी का मुंह बन गया। उसके कुछ देर बाद तारा अपने हाथों में एक लाल कवर की फाइल और साथ ही एक मेंटल बॉक्स लेकर डाइनिंग रूम के अंदर आती है। अंदर आने के बाद वो अपने हाथ में लिए चीजों को वीरेंद्र जी की तरफ बढ़ा देती है। तारा से उन चीजों को लेकर वीरेंद्र जी एक गहरी सांस भरते हैं और फिर उस मेटल बॉक्स को तारा की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये लो तारा बेटा। इसमें प्रार्थना के कुछ गहने हैं, जिन्हें उसने विराट की दुल्हन के लिए बनवाए थे। ये कहते हुए वो उस बॉक्स को तारा के हाथों में रख देते हैं। उनके ऐसा करते ही तारा चौंक जाती है और फिर वो कुछ कहने ही वाली होती है कि आंचल जी उसे वो बॉक्स ले लेने का इशारा करती है। आंचल जी का इशारा देखकर तारा ना चाहते हुए भी वो मेटल का बॉक्स ले लेती है। उसके बाद वीरेंद्र जी अपने हाथ में लिए उस फाइल को तारा की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, तारा ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारा सगुन। वीरेंद्र जी की बात सुनकर तारा उस फाइल को ले लेती है। उस फाइल को लेने के बाद वीरेंद्र जी उसे उस फाइल को खोलकर देखने को कहते हैं।
वीरेंद्र जी की बात सुनकर तारा जैसे ही उस फाइल को खोल कर देखती है, तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। चैप्टर 20 एंजल ऑफ रीबॉर्न बिलियनेयर। तारा के पहली रसोई पर वीरेंद्र जी ने उसे सगुन में अपनी पत्नी यानी विराट की स्वर्गीय दादी के बनवाए गहने के एक बॉक्स को तारा को दिए, और साथ ही में उन्होंने अपनी तरफ से तारा को एक रेड फाइल में कुछ पेपर्स सगुन के रूप में दिए। जब तारा ने वीरेंद्र जी की दी हुई फाइल को खोलकर देखी तो वो कुछ पल के लिए शॉक हो गई। जब विराट ने तारा के इसलिए शॉकिंग रिएक्शन को देखा तो उसने उससे इसका कारण पूछा। विराट के सवाल पर तारा ने वो फाइल विराट को थमा दी। जब विराट ने उस फाइल में लगे पेपर्स को देखा तो वो भी कुछ पल के लिए हैरान हो गया। उसके बाद वो उन्हीं हैरानी भरी नजरों के साथ वीरेंद्र जी को देखने लगा। जब फैमिली के बाकी मेंबर्स ने तारा और विराट दोनों के ही इस हैरानी से भरे रिएक्शन को देखे तो उन सभी को उसका कारण जानने की बेचैनी होने लगी। वहीं उन सब से अलग कुछ देर तक शौक में रहने के बाद तारा ने विराट से वो फाइल वापस ली और फिर वीरेंद्र जी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, दादाजी, मैं ये नहीं ले सकती, प्लीज आप ये वापस ले लीजिए। तारा के इस बात पर वीरेंद्र जी उसे नाराजगी भरे नजरों से देखते हुए बोले, देखो तारा, ये मैंने तुम्हें तुम्हारे और विराट के शादी के तोहफे के रूप में दिया है, इसलिए मैं ये वापस नहीं ले सकता हूँ। वीरेंद्र जी की इस बात पर तारा भी जिद पर अड़ते हुए बोली, दादाजी, हमें इतने महंगे तोहफे की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है। तारा के इस बात पर वीरेंद्र जी हल्के से मुस्कुरा दिए। उसके बाद वो बड़े ही नर्म आवाज में बोले, मैंने सुना कि तुम दिल्ली में अपनी ज्वेलरी कंपनी का कोई शोरूम ओपन करने वाली हो, इसलिए मैंने ये दिया है। अब तुम आराम से दिल्ली में अपना एक शोरूम ओपन कर सकती हो। वीरेंद्र जी की इस बात को सुनकर तारा कुछ पल के लिए हैरान हो गई। फिर उसे ध्यान आया कि उसके दादाजी और विराट के दादाजी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शायद उसके दादाजी ने ही वीरेंद्र जी को ये बात बताई होगी कि वो दिल्ली में हेवन स्टोन ज्वेलरी ब्रांड का एक शोरूम ओपन करना चाहती है। ये सब सोचकर वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पास में ही बैठे विराट ने तारा का हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया। विराट का इशारा पाकर तारा कुछ पल के लिए दंग रह गई, क्योंकि ये पहली बार था जब विराट बाथरूम में हुए सीन के बाद उससे कुछ कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ विराट ने तारा को रोकने के बाद सीधे वीरेंद्र जी से सवाल किया, लेकिन दादाजी, ये बिल्डिंग तो मिस्टर कुलकर्णी की है न, तो आपने इसे कब खरीदा? विराट की इस बात पर वीरेंद्र जी हैरानी से विराट की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें इस बारे में पता है? वीरेंद्र जी के सवाल पर विराट ने अपना सर हाँ में हिला दिए। विराट को हामी भरता देखकर वीरेंद्र जी ने एक गहरी सांस भरी और फिर बोले, दरअसल विराट, मैंने ये बिल्डिंग 2 दिन पहले ही कुलकर्णी से ली है। वीरेंद्र जी के इस बात को सुनकर विराट ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद जब उसने देखा कि तारा फिर से वीरेंद्र जी से कुछ कहने वाली है, तो विराट ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर दबा दिया। विराट के ऐसा करने के कारण तारा कुछ नहीं बोल पाई और फिर उसके बाद वीरेंद्र जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विराट अपनी जगह पर खड़ा हुआ और फिर धीरे से तारा के कान में बोला, इस बारे में मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ। इतना कहने के बाद वो अजय जी के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। उन लोगों के जाने के बाद तारा ने भी अब बिना कुछ कहे वीरेंद्र जी का दिया हुआ मेटल बॉक्स और वो पेपर फाइल वहां से लेकर जाने लगी। उसे जाता देखकर आंचल जी ने उसे कुछ देर रुकने का इशारा की और फिर अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की तरफ तारा को लेकर चली गई।
अपने कमरे में जाने के बाद उन्होंने कमरे में लगे बेड पर रखे 2 ज्वेलरी बॉक्स को उठाए और फिर उसे लेकर तारा के पास आई। तारा के पास आने के बाद उन्होंने एक बॉक्स को ओपन करके उनमें से खड़े सोने से बने 2 कंगन निकाले और फिर उन्हें तारा के हाथों में पहनाते हुए बोली, तारा, ये कंगन हमारे परिवार का खानदानी कंगन है। इसे मुझे मेरी सासू माँ ने दिया था और आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। आंचल जी के इतना कहने पर तारा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सर हिला दी और फिर वो उस दूसरे बॉक्स को देखने लगी जो आंचल ने उसके हाथों में रखी थी। जब आंचल जी ने तारा की नजरों को देखी तो वो मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम्हारे पापा की तरफ से तुम्हारा शगुन है। वो जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के कारण तुम्हें खुद नहीं दे पाए थे, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब इसे लेकर अपने कमरे में जाओ और तब इसे खोलकर देखो। आंचल जी की ये बात सुनकर तारा ने अपना सर हिलाए और फिर वहां से जाने लगी। वो अभी दरवाजे के पास ही पहुंची थी तो आंचल जी को कुछ याद आया और फिर वो जल्दी से तारा के पास गई और फिर इसे रोकते हुए बोली, तारा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आंचल जी के इतना कहने पर तारा अपनी जगह पर ही रुक गई और फिर आंचल जी के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। तारा को रुकता देखकर आंचल जी ने एक गहरी सांस भरी और फिर तारा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, तारा, मैं तुमसे ये वादा चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे बेटे का ख्याल रखोगी। आंचल जी की इस बात को सुनकर तारा कुछ पल के लिए चुप हो गई। तारा की चुप्पी को देखते हुए आंचल जी ने तारा को समझाते हुए बोली, देखो तारा, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। और तुम ही क्या, विराट भी मुझे इस शादी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहूंगी कि भले ही तुम दोनों की शादी थोड़ी उटपटांग ढंग से जरूर हुई है, लेकिन तुम दोनों इस शादी को अच्छे से निभाओ। हर चीज शुरुआत में मुश्किल भले ही लगती है, लेकिन जब उस काम को पूरे एफर्ट और दिल से किया जाए तो हमें सफलता जरूर मिलती है। विराट कभी कभी थोड़ा अजीब बिहेव करता है और अक्सर ही वो जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम विराट से कहीं ज्यादा मैच्योर और समझदार हो। इसलिए मैं चाहती हूँ इस शादी को निभाने की और इसे आगे बढ़ाने की शुरुआत तुम ही करो। आज से मैं पूरी तरह से अपना बेटा तुम्हें सौंपती हूँ, उसका और अपना अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहते कहते आंचल जी की आंखें थोड़ी लाल हो गई। वहीं दूसरी तरफ आंचल जी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद तारा एक गहरी सोच में पड़ गई। उसके बाद उसने अपना सर हिलाया और फिर वहां से अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में जाने के बाद तारा ने अपने हाथ में लिए सभी सामानों को बेड पर रखा और फिर किसी को कॉल करके कुछ बात करने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान 20 मंजिला बिल्डिंग, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में सिंघानिया कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। उस बिल्डिंग के अंदर 15वें मंजिल पर बने एक बड़े से मीटिंग हॉल के अंदर एक बड़ी सी टेबल के चारों तरफ लगे कुर्सियों पर कई लोग बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। उन सब की जुबान पर बस एक ही बात चल रही थी कि ये अचानक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्यों बुलाई गई है। वहां पर सिंघानिया कॉर्पोरेशन के हायर अथॉरिटी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के अलग अलग ब्रांच के हेड बैठे हुए थे। उन्हीं लोगों के बीच विराट, अजय जी और विजय जी भी बैठे हुए थे। उस टेबल के सेंटर में एक बड़ी सी चेयर लगी हुई थी, जिस पर सिंघानिया कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वीरेंद्र सिंघानिया बैठे हुए थे। कुछ देर तक सभी लोगों की बातचीत सुनते हुए उन्होंने भारी आवाज में सभी से चुप रहने का इशारा किया। वीरेंद्र जी का इशारा पाते ही सभी लोग किसी बुत की तरह बन गए और चुप होकर उनके कुछ बोलने का इंतजार करने लगे। जब वीरेंद्र जी ने देखा कि अब सभी लोग चुप हो गए,
सभी के चुप होने के बाद वीरेंद्र जी ने एक गहरी सांस भरे और फिर उन्होंने अपने साइड में खड़े अपने असिस्टेंट, जो कि एक 40 साल का लंबा चौड़ा आदमी था, उसे कुछ इशारा किए। वीरेंद्र जी का इशारा पाते ही उनका असिस्टेंट, जिसका नाम विद्युत नोमानी था, उसने एक गहरी सांस भरी और फिर अपने हाथ में ली एक सफेद फाइल को ओपन करते हुए बोला, आज की मीटिंग खास तौर पर बुलाई गई है। आप सभी जानते हैं कि वीरेंद्र सर अब रिटायर होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पोस्ट और पावर किसी को देने का फैसला किया है। इतना कहकर उसने एक नज़र अजय जी और विजय जी की तरफ देखा और फिर बोला, अब हमारी सिंघानिया कॉर्पोरेशन के चेयरमैन होंगे विराट सिंघानिया। जैसे ही वहां बैठे सभी लोगों ने ये नाम सुना तो वो लोग कुछ पल के लिए चौंक गए। उन सभी के जैसा हाल ही विराट, अजय जी और विजय जी थी। विजय जी के चेहरे पर इस समय बहुत नाराजगी नजर आ रही थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।